तो शुरू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड आएगा, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा एंट्रोपी। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का था। वो हम लोग पहले ही देखा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही लिखने का एक तरीका था फर्स्ट लॉ से, ठीक है। फिर कुछ कुछ चीज़ें आप याद कीजिए कि सिस्टम किसको कहते थे, कि जो भी चीज़ आपका अंडर कंसिडरेशन, जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका सिस्टम हो जाता था, और बाकी जो भी सिस्टम के बाहर का जो भी चीज़ रहता था यूनिवर्स में वो आपका सराउंडिंग हो जाता था। सिस्टम तीन तरह के होते थे, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम का बंद होता है। क्लोज सिस्टम में मैटर फ्लो नहीं करता है बट एनर्जी फ्लो कर सकता है, और ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों फ्लो करता था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम लोग पढ़ते कि रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। तो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने ये पढ़ा कि काफ़ी स्लो होता है, एकदम हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। हर प्रोसेस आपका जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो आपका काफ़ी स्लो होता है, इन्फिनाइट टाइम लगता है उसको करने में, और इन्फिनाइट स्टेप्स में भी वो आगे बढ़ता है। कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो ये सारा चीज़ जिस प्रोसेस में होगा वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन ये सब चीज़ों से क्या लग रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, इसलिए दुनिया का मैक्सिमम जो भी चीज़ यूनिवर्स में रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं जनरली, अगर मोर और लेस इरिवर्सिबल ही होते हैं, ठीक है। तो ये था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का जो भी फंडा जो भी था। और सेकेंड लॉ में हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट लॉ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड था। सेकेंड लॉ क्या करेगा? सेकेंड लॉ बताएगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होने वाला जो रिएक्शन होता है, जहां पे आपको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है, उस तरह का रिएक्शन जो भी होता है वो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ हमें यह बताएगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, मतलब खुद से कोई चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर खुद से कोई रिएक्शन हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो चीज स्पॉन्टेनियस होता है। कौन बताएगा? सेकेंड लॉ बताएगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ आपका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी बताता है, इस चीज को भी डील करता है कि मान लीजिए आप कहीं से एक हीट ले रहे हैं, ठीक है। आपका एक बॉडी, एक आपका सिस्टम है जो कि बाहर से हीट ले रहा है, ठीक है। हीट लिया, अब उस हीट लेने, जब लेता है हीट वो अब हम सोच रहे हैं कि उस हीट से हम वर्क कैसे करें, क्योंकि हीट लेते हैं तो उसे वर्क किया जा सकता है। हीट लिए पिस्टन मूव कर सकते हैं, इस तरह का वर्क डन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और उसमें कुछ वेस्ट भी होता है, ठीक है। जो ये जो कन्वर्जन जो होता है ना हीट टू वर्क में, इसमें वेस्ट भी होता है। तो सेकेंड लॉ हमारा क्या करेगा कि इसी वेस्ट को क्वांटिफाई करेगा कि कितना वेस्ट हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्वांटिफाई करेंगे। यही चीज होता है हीट, यही चीज आपका सेकेंड लॉ से आएगा, ठीक है। और फिर हम लोग ये चीज देखेंगे, एक एंट्रोपी, एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है कि एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी नाम का नया टर्म आ रहा है। तो क्या है वो? कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे सोचिए कि जितना रिएक्शन जो इरिवर्सिबल होगा, जो मान लीजिए एक रिएक्शन, एक प्रोसेस है जो कि स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज हो रहा है, तो वो जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, मतलब वो पीछे नहीं आ पाएगा, जितना ही वो पीछे नहीं आ पाएगा उतना ही वो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। जो चीज़ एकदम आगे जाना चाहती है, सिर्फ इधर से आगे जाना चाहती है, पीछे नहीं आ रही है, मतलब कि ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, ज़्यादा आगे ही जाना चाहती है, पीछे नहीं आ पा रही है, तो क्या हो गया कि पीछे नहीं आ पा रही तो रिवर्स नहीं हो पा रहा है, तो इरिवर्स हो रहा है। तो जितना प्रोसेस आगे जा रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब उसकी इरिवर्सिबिलिटी बढ़ रही है। स्पॉन्टेनिटी बढ़ा, इरिवर्सिबिलिटी बढ़ा, ठीक है। तो इसी चीज को हम एंट्रोपी से डिनोट करेंगे कि जो चीज का इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है या स्पॉन्टेनिटी ज्यादा है, वही चीज एंट्रोपी भी उस चीज की ज्यादा हो जाएगी, कि आगे जा रहा है भैया तो उसका स्पॉन्टेनियस है ज्यादा होगा, और इरिवर्सिबिलिटी उसकी ज्यादा है तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक टर्म मैथमेटिकली इसको समझेंगे, बट अभी के लिए ये समझिए कि जिस प्रोसेस का इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा होता है, जो चीज आगे ही सिर्फ जाना चाहती है, पीछे नहीं आना चाहती है, तो उस चीज का एंट्रोपी भी ज्यादा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली समझने से पहले थोड़ा वर्बली समझते हैं कि क्या है
मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे इसको हम वर्बली समझ रहे थे ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो सेकेंड लॉ अभी वर्बली समझते हैं कि सेकेंड लॉ एक्चुअली है क्या। सेकेंड लॉ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉ है। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है आपका टेबल पे कॉफ़ी का कप रखा हुआ है। अब ये तो गर्म है आपका कॉफ़ी का कप, और आपका सराउंडिंग इसके रिस्पेक्ट में ठंडा है, तो आपका सिस्टम है हॉट और आपका सराउंडिंग है कोल्ड। सेकेंड लॉ, आप ये बताइए कि कभी भी ऐसा होगा कि खुद से ये कप और गर्म होने लगेगा? और गर्म कैसे हो सकता है कि बाहर से वो अपने आप हीट लेने लगे? आप इसको देखिए, अब इसको माइक्रोवेव ओवन में घुसा के हम तो गर्म कर देंगे, वो अलग बात हो गया, मशीन अभी नहीं ला रहे हैं, खुद से देख रहे हैं कि खुद से क्या ये कप ये गर्म है, और गर्म होगा क्या कि बाहर से हीट और खींच लेगा अंदर में? खुद से नहीं हो सकता है। यही है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आपको यही बताता है कि कोई आपका गर्म चीज है ना, ये गर्म चीज बाहर से हीट, बाहर जो चीज ठंडा है बाहर से हीट नहीं ले पाएगा खुद से स्पॉन्टेनियसली। अब मशीन इंक्लूड कर रहे हैं वो अलग बात हो गया। तब आप कोई भी माइक्रोवेव ओवन ला दीजिए, वो तो एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल नहीं, खुद से स्पॉन्टेनियसली खुद से कोई भी गर्म चीज ठंडे चीज से हीट नहीं ले सकता है। तो ये चीज नहीं हो सकता है, कौन बोल रहा है नहीं हो सकता है? सेकेंड लॉ बोल रहा है नहीं हो सकता है। यही है सेकेंड लॉ, और कुछ नहीं है। मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन जनरली अगर देखा जाए कि सेकेंड लॉ क्या फर्स्ट लॉ बोला एनर्जी कंजर्व्ड है, सेकेंड लॉ बोल रहा है कि गर्म चीज ठंडे चीज से हीट खींच के खुद से गर्म नहीं हो सकता। यही है सेकेंड लॉ, ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉ है। अब मान लेते हैं कि हम लोगों को सेकेंड लॉ नहीं पता है, और हम लोग चाह रहे हैं ना अमीर बनना, फोकट का अमीर बनना है हम लोग को। फोकट में अमीर कैसे बनेंगे हम बताते हैं कैसे बनेंगे। आप एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाइए, जिसमें आप क्या कीजिएगा कि आप जो रूम है ना, आप रूम में हैं, वहां से आप हीट खींचिए। खींच सकते हैं, हीट तो खींच ही सकते हैं, कहीं रूम से आप हीट खींचे, हीट ले लिए। उस हीट को, जैसे हीट लिए, उस हीट से अब हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि कोई हम कोई ऑब्जेक्ट लिए, उस हीट को लेके उस ऑब्जेक्ट का हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देंगे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हम वाटर ले लिए, हीट लिए, उस हीट से हम उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिए। अब उसका एक नीचे पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम था, वो पानी को हम किसी हाइट पे लेके चले गए इस हीट के मदद से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिए। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, अब क्या कि उस चीज को ढकेल दीजिए नीचे, उसको फॉल करने दीजिए, उस ऑब्जेक्ट को, पानी को गिरने दीजिए नीचे। जैसे आप डैम्स वगैरह में नहीं देखते पानी गिरता है, हाइड्रोथर्मल पावर जैसा होता है, वही तो होता है, पोटेंशियल एनर्जी को ही तो यूज करता है। तो वहां पे नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी आपका आई था, यहाँ पे आप खुद से बना दिए। कैसे बनाए? ये हीट को यूज करते हुए। जैसे ही वो फॉल किया, अब उस एनर्जी को यूज कर लीजिए। और जो हाइड्रोथर्मल, जैसे आपका डैम में क्या होता है कि आपका पानी गिरा, वो पोटेंशियल एनर्जी से टरबाइन घुमा दिया, वही चीज तो आप वही एनर्जी तो बिकता है। वही एनर्जी जो आपका जो कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी, वही तो आपको बिकता है। आप किसी कंपनी को बेच दीजिए वही वाला एनर्जी, आप माला माल हो जाइएगा फोकट का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फ्री लंच कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि देखिए हो क्या रहा है ना, कि जितना आप यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कीजिएगा इस वाटर का, इस वाटर का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्या चीज यूज होके हो रहा है? ये चीज यूज होके हो रहा है यहाँ से हीट। सेकेंड लॉ ये भी बोलता है कि जितना आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे होंगे ना, उतना जब उस पानी को नीचे लाइएगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा उस कम एनर्जी रिलीज होगा जितना आप यहाँ पे उसका एनर्जी इंक्रीज किए थे इस हीट से करते हुए। तो यही चीज आपका बताता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ इसी चीज को बोलता है, और इसीलिए सेकेंड लॉ ये भी बोलता है कि परपेचुअल मोशन मशीन जो इस फंडे से बेस्ड है, वो परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बन सकता है। कौन बोला? सेकेंड लॉ बोल रहा है। क्यों? बिकॉज यही है। आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चीज से समझिए कि हॉट बॉडी कभी भी बाहर से हीट खींच के, कोल्ड से हीट खींच के और हॉट नहीं हो सकता है। ये भी सिमिलर टाइप का हो रहा है, जहां पे आप रूम से हीट खींच के उससे आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, बट वो आपका जो वर्क आपसे हो रहा है, जो आप यहाँ पे जो वर्क किए और इसको जो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी जो फॉल करने दी है, वो बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा।
और वही लॉस जो है आपका सेकेंड लॉ बताता है कि ये हर चीज़ आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, पूरे हीट को पूरा वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ ना कुछ लॉस आएगा ही, ये 100% ऐसे नहीं जा सकता है। तो यही चीज़ आपका बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका जो कैसे शुरू हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले बहुत लोग काम कर रहे थे। किस चीज़ पे काम कर रहे थे? स्टीम इंजन पे। स्टीम इंजन साइंस का एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। किस कारण से हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देखिए स्टीम इंजन में ही आपका एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है, फिर आपका एंट्रोपी लगता है, और यही सब चीज़ से आपका स्टीम इंजन को जब बनाया जा रहा था, तो स्टीम इंजन को जितना बनाने के लिए थर्मोडायनामिक्स का यूज हो रहा था ना, स्टीम इंजन बनने के क्रम में आपका थर्मोडायनामिक्स डेवलप हुआ है। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस हेंडरसन, उन्होंने बोला था कि साइंस ओज मोर टू द स्टीम इंजन दैन द स्टीम इंजन ओज टू साइंस। मतलब क्या है कि जितना हम स्टीम इंजन को डेवलप करने में साइंस नहीं लगाए हैं, साइंस खुद डेवलप कर गया है ज़्यादा स्टीम इंजन बनाने के चक्कर में। कौन कौन स्टीम इंजन बना रहे थे? आपका जेम्स वॉट, क्या बोलते हैं, 1769 में पहला स्टीम इंजन उन्होंने बनाया था। स्टीम इंजन क्या करता था? स्टीम इंजन आपका कुछ नहीं करता। स्टीम इंजन में क्या होता है कि आप कोयला है जो है, कोयला जलाते हैं और कोयला जलाने के बाद उसको वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। ये बेसिकली यही है, ओवरऑल बैकबोन यही है पूरे स्टीम इंजन का। तो यही चीज़ जब 1769 में वो पहले, और फ्रेंच लोगों से वो कम्पीट कर रहे थे कि फ्रेंच लोग भी बनाने का कोशिश कर रहे थे, और जेम्स वॉट, जिन पे वॉट जो यूनिट है वॉट, जेम्स वॉट, वही वॉट महान साइंटिस्ट जेम्स वॉट, वो स्टीम इंजन बनाए थे, पहला जो स्टीम इंजन हुआ था। तो अब जब स्टीम इंजन सब बना रहा, क्यों बनाने की कोशिश कर रहा? आप देखिए वहाँ उस टाइम में मशीन वगैरह कुछ था नहीं, जैसे अभी मशीन देख रहे हैं ना हर जगह, इंडस्ट्रियल जो चीज़ है उस टाइम पे नहीं थी, वो डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। तो हर कोई चाह रहा था कि उस तरह का चलता फिरता कुछ मशीन बने। तो यही वॉर था, मतलब ये इस तरह का वॉर चल रहा था कि फ्रेंच लोग भी कोशिश कर रहे हैं स्टीम इंजन बनाने का, ग्रेट ब्रिटेन में भी ब्रिटिश लोग भी कोशिश कर रहे हैं स्टीम इंजन बनाने का। तो ये लोग सब कम्पीट कर रहे थे, तो पहले बना लिया जेम्स वॉट ने। ठीक है, तो अब जब बन गया ना, अब हर जो चीज़ बनता है उसका हम लोग सोचते हैं कि उसको और बेटर कैसे बनाया जाए। जैसे है ना, कंप्यूटर जब बना बहुत रूडिमेंट्री स्टेज में बना था, फिर डेवलप होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जब तक, कब तक डेवलप करेंगे? जब तक हिट नहीं करते हैं कि उससे ऊपर अगर पॉसिबल जब तक नहीं होगा, फिजिकली अगर कोई चीज़ हमको रोक रहा है करने से, तब तक हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, है ना। जैसे कि स्टीम इंजन के भी केस में यही हुआ कि वो मेहनत करते गए कि इफ़िशिएंसी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए आप कोयला जला रहे हैं और उससे वर्क निकल रहा है। मान लीजिए आपका जो स्टीम इंजन जो बन रहा है उसमें मान लीजिए आपका फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है, या आपका ठीक से इंसुलेटेड नहीं हो रहा है सिस्टम, या लुब्रिकेशन नहीं है कहीं पे, तो क्या करेंगे? उसको बेटर करने के लिए, मशीन को बेटर करने के लिए क्या करेंगे? अच्छे से उसको इंसुलेट करेंगे, है ना, इंसुलेट करेंगे अच्छे से, फिर आप उसका लुब्रिकेशन अच्छा कर देंगे ताकि फ्रिक्शन ये सब का लॉस नहीं हो। उसका बॉल बेरिंग वो सब चेक करेंगे, उसका वो सब चेक करके हम लोग उसका एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेम्स वॉट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ साथ बहुत साइंटिस्ट लोग अपना जो स्टीम इंजन वो लोग जो डेवलप हो रहा था उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे, उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसी चक्कर में आपका ये एक आया, लोगों ने सोचा कि हम लोग तो कोशिश तो कर रहे हैं स्टीम इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाने का, लेकिन क्या कुछ ऐसा एक लिमिट है क्या? इज देयर अ फिजिकल लिमिट जिसके ऊपर एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती है? अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी यही है कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं वर्सेस आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है? हीट, यही तो है। कोल बर्न क्या हो रहा है? हीट दे रहा है, आपका हीट दे रहा है, ये इनपुट हो रहा है, ये आपका आउटपुट हो रहा है, इसको आपको मिनिमाइज करना है। तो सेकेंड लॉ बोल रहा है कि कुछ आपका वेस्ट होगा और वो आपको क्वांटिफाई करेंगे, लेकिन इन लोगों को तो नहीं पता था ना, जब जेम्स वॉट लोग बना रहे थे तब तो सेकेंड लॉ तो नहीं आया था। तो कैसे लोग समझ रहे हैं कि उनको तो पता नहीं था कि एफिशिएंसी क्या है, तो उन लोगों ने सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कोई लिमिट है जिसके ऊपर एफिशिएंसी नहीं जाएगा? कोई ऐसा फिजिकल लिमिट है क्या जिसके ऊपर एफिशिएंसी नहीं जाएगा? या एफिशिएंसी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? अब मान लीजिए हम यहाँ पे जो कोल जला के क्या करते थे,
कोल जलता है और पानी गर्म करता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है और वही स्टीम आपका फिर टरबाइंस वगैरह जो मैकेनिकल वर्क जो कन्वर्ट होता था ना वो स्टीम से होता था। अब लोग तो ये भी सोच रहे हैं ना कि यार हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि हम कोई दूसरा गैस यूज़ करें, मतलब एयर यूज़ करें तो क्या होगा, हम नाइट्रोजन गैस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस यूज़ करेंगे तो। सब लोग ये भी सोच रहे हैं ना कि अलग अलग गैस का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो भी सोच रहे हैं। तो वो अब वो सोचने के लिए अब सोचे कि इस चीज़ का हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे। तो एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि हीट इनपुट जितना है, हीट इनपुट तो अब दिए, अब वर्क डन हमको बढ़ाना पड़ेगा। हीट हम इनपुट कुछ कर रहे हैं, हमको वर्क डन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। ये ग्रीक सिंबल है एटा बोलते हैं इसको, एटा। तो इसी एटा को बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे शुरू हुआ था कि हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, साडी कार्नोट नहीं, कार्नोट जो साइकिल जो पढ़ते हैं ना वो इन्हीं के ऊपर है, लेकिन इनका नाम कार्नोट नहीं था, कार्नो बोलते हैं, कार्नो साइकिल, सादी कार्नो। तो उनका जो कार्नो जो थे उन्होंने भी इस तरह का इस पे काम करना शुरू किया था। तो उसी से लेके उन्होंने कार्नो साइकिल बनाया। अब उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कार्नो साइकिल क्यों आया। अब ये समझ लीजिए कि कार्नो साइकिल आया क्यों, क्योंकि कार्नो चाहते थे कि हम एफिशिएंसी बढ़ाएं। और ये हम सोच रहे थे, कार्नो सोच रहे थे कि क्या स्टीम इंजन का कोई मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है क्या कि उसके ऊपर एफिशिएंसी नहीं जा सकता। वो एफिशिएंसी ढूंढने का काम कर रहे थे कार्नो, और उसके लिए ही उन्होंने एक नया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया, कार्नो साइकिल। ठीक है, तो कार्नो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्टीम इंजन का बेसिक फंडा यही है कि कोई भी चीज़ हम बर्न किए उसको वर्क में किए। अब स्टीम इंजन के जैसा ही आप कोई भी, अभी मान लीजिए जो आपका गाड़ी जो है, जो आपका कार में जो है, वहाँ पे गैस, आप गैसोलीन मतलब पेट्रोल या उस तरह का कुछ दे रहे हैं, उससे बर्न हो रहा है, उससे फिर काम हो रहा है। तो वही हो रहा है, केमिकल एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह का फंडा है स्टीम इंजन का। इसी का उल्टा क्या है, रेफ्रिजरेटर, उसी के तरह का ही है बोल सकते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये जो स्टीम इंजन जैसा ही है, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना। यहाँ पे काम है ये हीट लेके को काम करना, यहाँ पे कर रहे हैं कि हम हीट किसी सिस्टम का निकाल रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को हमको और ठंडा करना है ना, अगर मान लीजिए ये चीज़ ठंडा है और ये चीज़ गर्म है, इसका यदि उल्टा हो जाता है तो यूनिवर्स क्या बोलेगा कि नहीं ये चीज़ ठंडा है ये गर्म है, तो हीट हम अंदर फ्लो करना चाहेंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं हमको ये और ठंडा चाहिए, हमको ये और ठंडा चाहिए, तो क्या करेंगे, हीट निकालेंगे। तो हीट निकालने में हमको अब वर्क करना पड़ेगा ना। अब हीट निकाल रहे हैं, ये ठंडा ऑलरेडी है और हीट निकाल रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियसली तो नहीं निकलेगा, आप बस हीट निकालिएगा। तो वही चीज़ आपका जो हीट निकलता है वो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं।